अभिवादन। अनसीन चैनल के 17वें वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विद्या में वैश्विक ब्रह्मांड को गोल या 360 डिग्री का सर्कल मानते हुए 12 भागों में बांटा गया है, क्योंकि प्राचीन ज्योतिविदों ने पाया कि हर 30 डिग्री के बाद जो दूसरा क्षेत्र या एरिया आता है, उसका स्वभाव पहले वाले से अलग या भिन्न होता है। 30 डिग्री के 12 भाग यानी 30 गुना 12 पूरे 360 डिग्री वाले विश्व को इस तरह ज्योतिष कवर कर लेती है। क्रमवार 30 डिग्री में बंटे इन 12 भागों का नामांकन इस प्रकार किया गया है। पहले भाग को मेष नाम दिया गया है, जिसकी आकृति मेढ़े या पुरुष भेड़ के सिर से दर्शाई जाती है। दूसरा भाग वृषभ, जिसकी आकृति है बैल। तीसरा भाग मिथुन, जिसमें 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। चौथा भाग, जिसे कर्क नाम दिया गया है, उसे केकड़े के समान दिखाया गया है। पांचवां भाग सिंह राशि है, जिसका चिन्ह शेर है। छठा भाग कन्या राशि कहलाती है और आकृति एक स्त्री की है। 7वीं राशि या भाग तुला, आकृति तराजू है। 8वीं राशि वृश्चिक, आकृति बिच्छू। 9वीं राशि धनु, आकृति घोड़े पर सवार एक मनुष्य जिसके हाथ में धनुष बाण है। 10वीं राशि मकर राशि होती है, जिसका अर्थ है मगरमच्छ। 11वीं राशि है कुंभ, आकृति घड़ा। और अंतिम राशि है मीन, आकृति है 2 मछलियां विपरीत दिशा में। तो ये था 30-30 डिग्री के अंतर पर 12 राशियों का वर्गीकरण। जिस प्रकार विश्व में अलग अलग स्थानों के गुण दोष अलग अलग प्रकार और अलग अलग जलवायु वाले होते हैं, उसी प्रकार वैश्विक वृत्त या सर्कल में भी हर 30 डिग्री में इसी प्रकार के परिवर्तन एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान योग के कारण ज्ञात किया था। हर राशि को 3-3 नक्षत्रों में बांटा गया है। मुनियों ने यह भी पाया कि संसार में कुछ घटनाएं एक निश्चित अंतराल पर ही होती हैं, जैसे निश्चित समय में दिन रात होना, समुद्र में ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, ग्रहण लगना और मौसमी बदलाव होना आदि आदि। इस तरह की कई घटनाओं और उससे उत्पन्न होने वाले अनुत्तरित प्रश्नों ने उन्हें इसका कारण जानने के लिए प्रेरित किया। आज की दुनिया के विपरीत उस समय उनके पास गैजेट्स के नाम पर जो उपलब्ध था, वो था उनका दिमाग, अन्वेषण या खोज में रुचि और इन कार्यों के लिए पर्याप्त समय, ध्यान और डेडिकेशन। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने ये भी पाया कि आसमान में दिखने वाले आकाशीय पिंड जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और ग्रह भी अपना प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं, और यहीं से ज्योतिष विद्या का उदय होना प्रारंभ हुआ। संभवतः इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि यदि ये सब बातें पृथ्वी पर अपना प्रभाव निश्चित तौर पर डाल रही हैं, तो क्या उनका प्रभाव मनुष्यों, पशुओं और वनस्पतियों आदि पर भी पड़ता होगा। तो आगे बढ़ते हुए थोड़ा ग्रहों के बारे में भी जान लेते हैं। पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, ये 9 ग्रह कहलाते हैं। हालांकि बाद में नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस की खोज भी हुई है, परंतु उस समय के ग्रंथों में इन्हें भविष्य कथन में ज्यादा स्थान नहीं दिया गया था। वैसे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के हिंदी नाम क्रमशः अरुण, वरुण और यम हैं। हालांकि सूर्य, चंद्र, राहु और केतु ये चारों ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते हैं, परंतु इनका धरती और मनुष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ने के कारण ज्योतिष में इन्हें भी ग्रह बोल दिया जाता है। ये भी पाया गया था कि जिस प्रकार विभिन्न राशियों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार सभी ग्रहों की विशेषताएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ग्रहों और राशियों के गुणदोष का पता ऋषि मुनियों ने कैसे लगाया, इसके लिए आप उन्हें नमन ही कर सकते हैं। कई लोग जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं, आप बस उससे इतना पूछिए कि हर परिवार में जब 2-3 बच्चे होते हैं और उनकी शक्लों में काफी अंतर भी दिखाई देता है, तो जुड़वा बच्चे होने की सूरत में ही क्यों उनकी सूरत एक जैसी हो जाती है? इसका आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यही बात ज्योतिष की सत्यता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जुड़वा बच्चों की शक्ल आपस में इसलिए मिलती है कि वे एक ही समय कंसीव हुए थे और एक ही समय में जन्मे थे, और इसीलिए उन पर ग्रहों का प्रभाव लगभग एक जैसा पड़ रहा था। पर फिर भी आगे चलकर उनके जिंदगी में जो घटनाएं आपस में पूरी तरह मेल नहीं खाती हैं, तो इसका कारण दोनों के जन्म में आए कुछ मिनटों के अंतर में छिपा है। सिर्फ जुड़वा बच्चों की शक्ल ही क्यों एक जैसी होती है, इसका उत्तर साइंस के पास भी शायद ही हो। आज का साइंस ज्योतिष को नहीं मानता और आमजन को ज्योतिष को मात्र एक अंधविश्वास मानने के लिए कहता दिखाई देता है। क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है, पर इसका उत्तर छोटा सा है। वो इसलिए कि ज्योतिष सीखने के लिए जिस प्रकार की मेहनत, लगन, तार्किक सोच, सब्र, संयम, ध्यान और एकाग्रता आदि की जरूरत होती है, वो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती है। आज का साइंस इतने वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद चांद और मंगल पर पहुंच पाया है, और दुनिया को गर्व से बताया जाता है कि उन्होंने चंद्रमा में जल की उपस्थिति के संकेत मिलने की खोज कर ली है। पर जरा सोचिए उन महान मस्तिष्कों के बारे में जिन्होंने कर्क राशि को एक जल राशि की संज्ञा हजारों साल पहले ही दे दी थी।
कर्क ज्योतिषीय ग्रंथों में एक जल राशि बताई गई है और इस राशि का स्वामी चंद्रमा प्राचीन काल से ही वर्णित है ना घोर आश्चर्य की बात। तो आज का संक्षिप्त ज्योतिष परिचय यहीं समाप्त करता हूं और अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये 9 ग्रह, 12 राशियां, राशियों के नक्षत्र और ग्रहों की लगातार बदलती स्थिति के बीच जो आंख मिचौली और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगातार चलता रहता है और विभिन्न ज्योतिषी इन बदलावों की गणना करके क्या फलादेश निकालते हैं, वही उनकी भविष्यवाणी बन जाती है। इन पहेलियों को सुलझाना निश्चित ही बहुत मनोरंजक है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और संभवतः ज्योतिष पर आपके विश्वास को बढ़ाने में भी सफल हुआ होगा। ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को ये वीडियो समर्पित है। समस्त शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं ज्योतिष की अनंत दुनिया के किसी नए सफर पर। ज्योतिष को और ज्यादा जानने के इच्छुक इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।